हमें देखना है सबसे पहले प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की डेफिनेशन देखते हैं हम। तो प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते क्या है? So prime attribute, an attribute which is a part of some candidate key of R is known as prime attribute, and an attribute which is not a part of any candidate key of R is known as non-prime attribute. Clear है? That means अगर आप लोगों को कोई रिलेशन दिया है, suppose R of A, B, C, D, E, and set of function dependencies F is equal to, let's suppose A determines. Let's suppose AB determines C, C determines D, D determines E. Clear? तो ऐसा कुछ फंक्शन डिपेंडेंसी अगर आप लोगों को दिया है, आप लोगों को निकालना है कि कौन से प्राइम एट्रीब्यूट है, कौन से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। सबसे पहले आपको निकालना है, सबसे आपको निकालना है सुपर की। तो सुपर की इज वन ऑफ द सुपर की इज A B C D E। ठीक है, ऑल द एट्रीब्यूट्स कंटेन्स वन सुपर की। फिर हम निकालेंगे एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। तो एसेंशियल एट्रीब्यूट्स को उसको हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। तो C D E तीन एट्रीब्यूट हट गए, आपका आ गया A B। देखिए C D E तीन राइट हैंड साइड में थे, तीनों को मैंने क्या किया, हटा दिया, डिस्कार्ड कर दिया। अब डिस्कार्ड करने के बाद हमारे पास जो एसेंशियल एट्रीब्यूट बच रहे हैं वो बच रहे हैं A B। Now check whether AB is the candidate key or not. So AB plus हमने जो AB का क्लोजर निकाला AB plus, so AB plus इक्वल्स टू सबसे पहले हमने लिखा AB, AB से हमें मिल जा रहा है C, C से मिल जा रहा है D, D से मिल जा रहा है E. So AB plus contains all the attributes. So candidate key of this relation is AB. Here candidate key of this relation is AB. ठीक है. Now if AB is the candidate key, the prime attributes are A and B. The non-prime attributes are C, D and E. Clear है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले निकालेंगे की। की में जो भी एट्रीब्यूट मिल रहे हैं, अब की जरूरी नहीं है कि एक ही की मिले। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें क्या है, एक ही की मिल रही है ए बी। ठीक है, एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट केस है, मान लो ए बी के साथ बी सी भी मिल रहा है, ठीक है, तो उस केस में प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी। क्लियर है? डेफिनेशन में क्या लिखा है, एन एट्रीब्यूट व्हिच इज एन पार्ट ऑफ सम कैंडिडेट की ऑफ आर। मतलब जितनी भी कैंडिडेट की हैं उनके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, प्राइम एट्रीब्यूट। और जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की में नहीं है उसको हम बोलेंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। क्लियर है? तो अभी जो कैंडिडेट की मुझे मिल रही है वो मिल रही है ए बी, तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे, ए एंड बी। ठीक है, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे, सी डी एंड ई। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। क्लियर है? लिखना है किसी को, मैं फोटो खींच के भेजूंगी। चलिए, जिसका मैंने फोटो भेज दिया है आप लोगों को। चलिए, उसके बाद हमें देखना है टाइप्स ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी। ठीक है, ये प्राइम नॉन प्राइम को मैं क्या करता हूँ, मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहां से आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी में फर्स्ट डिपेंडेंसी है ट्रिवियल, सेकंड वन इज नॉन ट्रिवियल। ठीक है, so what is trivial function dependency? ठीक है, what is trivial function dependency? And function dependency as determined by is called trivial function dependency if and only if x is a superset of y. ठीक है, x is a superset of y, that means left hand side is the superset of right hand side. तो उसको उस फंक्शन डिपेंडेंसी को हम बोलेंगे ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं a determines a,
तो लेफ्ट हैंड साइड इज एन सुपरसेट ऑफ राइट हैंड साइड। ये मेरी क्या हुई, ट्रिवियल डिपेंडेंसी हुई। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं B डिटरमाइंस B, सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज एन सुपरसेट ऑफ राइट हैंड साइड, तो ये भी मेरी क्या हो गई, ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। थर्ड एग्जांपल AB डिटरमाइंस A, अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज एन सुपरसेट ऑफ राइट हैंड साइड, and AB determines B, again left hand side is a superset of right hand side, and last one is the AB determines AB, again left hand side is a superset of right hand side, ठीक है। so this all 5 dependencies are known as trivial function dependency, और ये trivial function dependency के अंदर reflexive rule में भी पढ़ा था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इज a superset of right hand side है तो A determines Y में लिख सकता हूँ, ठीक है। ये रूल हमने रिफ्लेक्शन रूल में भी पढ़ा था। अब नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है, एंड फंक्शन डिपेंडेंसी x डिटरमाइंस y इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी इफ एंड ओनली लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट अ सुपरसेट ऑफ राइट हैंड साइड और x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू phi। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं a डिटरमाइंस b, ठीक है, सो a डिटरमाइंस b में लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट अ सुपरसेट ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट अ सुपरसेट ऑफ राइट हैंड साइड। अगर मैं लिखूं A इज एन नॉट एन सुपरसेट ऑफ B, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं A इंटरसेक्शन B, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है phi, एक भी एट्रिब्यूट कॉमन नहीं मिल रहा है, क्लियर है, तो एक भी एट्रिब्यूट कॉमन नहीं मिल रहा है, दैट मींस दैट इज आल्सो नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी, क्लियर है। अब कहीं-कहीं आपको मिलेगा सेमी ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी, क्लियर है। अब सेमी ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसीज क्या होती है, अगर मैं लिखूं AB डिटरमाइंस BD, क्लियर है, AB डिटरमाइंस BD, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन डिपेंडेंसी है, अगर मैं देखूं लेफ्ट हैंड साइड इज अ सुपरसेट ऑफ राइट हैंड साइड, नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है। फिर मैं देखता हूं कि AB इंटरसेक्शन BD, तो मुझे B मिल रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन डिपेंडेंसी को हम बोलते हैं सेमी ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी, या इसको हम ऐसा कर सकते हैं AB डिटरमाइंस B, AB डिटरमाइंस B, क्लियर है। AB डिटरमाइंस B, AB डिटरमाइंस B बाय डिकम्पोजिशन रूल लगा के मैंने B और D को अलग अलग डिकम्पोज कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये मेरा ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी, और ये जो है ये मेरा नॉन ट्रिवियल फंक्शन, क्लियर है। तो इन दोनों को अगर मैं यूनियन रूल लगाऊं, यूनियन रूल लगा के एक लिखूं, तो इसको हम बोलेंगे सेमी ट्रिवियल फंक्शन, क्लियर है। और हमें हमेशा डिजायर्ड क्या रहता है, हमें डिजायर्ड रहता है नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी, क्लियर है। क्योंकि ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी तो होगी, A को A को डिटरमाइन करेगा ही, B तो B को डिटरमाइन करेगा ही, AB का कॉम्बिनेशन A, B और AB तीनों को डिटरमाइन करेगा, क्लियर है। अगर मेरे को रोल नंबर मिल जाता है, मैं उसका नेम बता सकता हूं, ठीक है, ये हो गई मेरी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। अगर मेरे को रोल नंबर मिल जाता है और मैं रोल नंबर ही बता रहा हूं उसका, तो वो तो ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी में आएगा, क्योंकि अभी आपने इनपुट भी रोल नंबर दिया, आउटपुट भी आपको रोल नंबर ही मिल रहा है, क्लियर है। तो ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी हमें क्या करनी है, अवॉइड करनी है, ठीक है। हमें क्या रखनी है, हमें रखनी है नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी, क्लियर है। चलिए फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड देखते हैं। थर्ड वन इज फुल फंक्शन डिपेंडेंसी, ठीक है। अब फुल फंक्शन डिपेंडेंसी की डेफिनेशन क्या है, एन फंक्शन डिपेंडेंसी x डिटरमाइंस y इज कॉल्ड फुल फंक्शन डिपेंडेंसी इफ रिमूवल ऑफ एन एट्रिब्यूट फ्रॉम x द डिपेंडेंसी कैन नॉट होल्ड एनीमोर, ठीक है। दैट मींस x माइनस, या यहां पे आप लिख सकते हैं if for any a which belongs from x minus a is not determined y, ठीक है। That means फुल फंक्शन डिपेंडेंसी के लिए क्या होना चाहिए कि मेरा, अगर मैं किसी एट्रिब्यूट को x से मैं रिमूव भी कर रहा हूं तो भी वो क्या होगा कि उसको डिटरमाइन न करे, पूरी तरह वो क्या होगा, दोनों एट्रिब्यूट पे डिपेंड होना चाहिए, किसी पार्ट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास है AB डिटरमाइन C, ठीक है।
ए बी डिटरमाइन सी। अब सी जो एक एट्रीब्यूट है वो ए और बी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? ए और बी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड कर रहा है मतलब अगर मुझे ए डिटरमाइन सी मिलता या बी डिटरमाइन सी मिलता तो मैं ऐसे क्या बोलता, ये मेरा फुल फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं रहता। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी। फोर्थ आ जाते हैं हम। फोर्थ वन इज पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है? एन फंक्शन डिपेंडेंसी x determines y is called partial dependency if removal of any attribute from x from fd then fd still holds। ठीक है, अगर मैं किसी एट्रीब्यूट को x से मैंने हटा दिया उसके बाद भी x माइनस a डिटरमाइंस y मिल रहा है मुझे। ठीक है, x माइनस a डिटरमाइंस y अभी भी मिल रहा है, दैट मींस इट इज पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, और एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखूं, अगर मैं एक रिलेशन लिखूं R of A B C D F is equal to AB determines CD, A determines C, D determines D। क्लियर है? तो अब मैं लिख रहा हूं, देखो AB determines CD लिख रहा हूं, फिर A determines C लिख रहा हूं, B determines D लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहां से AB में से अगर मैं पहली बात तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं AB determines C, AB determines D। क्लियर है? AB determines C, AB determines D। मैंने क्या किया? डिकम्पोजिशन रूल लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए A determines C मुझे मिल रहा है, मतलब मैं B को रिमूव कर सकता हूँ। क्लियर है? मुझे A determines C मिल रहा है, मतलब B की नीड नहीं है, A alone can determine C। ठीक है, that means this AB determines C is an partial dependency। ठीक है, A determines C is also partial dependency। फिर मैं क्या बोल रहा है? B determines D, तो B alone can determine D, तो A की मुझे यहाँ पे नीड नहीं है। ठीक है, so B determines D is also known as partial dependency। ठीक है, so this B determines D is partial dependency। ठीक है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आप निकालिए की। ठीक है, आप क्या निकालिए? की निकालिए। की निकालने के बाद आप प्राइम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड करता है, अगर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड करता है पार्ट ऑफ द की, अगर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पार्ट ऑफ द की पे डिपेंड कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी। क्लियर है? दैट मींस अगर मेरे रिलेशन में सिंगल एट्रीब्यूट की अगर कैंडिडेट की है, इसका मतलब यह है कि उसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखूं कंसीडर रिलेशन R of ABCD, F is equal to A determines B, B determines C, C determines D। क्लियर? अगर इस पर्टिकुलर रिलेशन की मैंने निकाली सुपर की, तो सुपर की मुझे मिल जाएगा ABCD। एसेंशियल एट्रीब्यूट अगर मैं निकालूं तो एसेंशियल एट्रीब्यूट में BCD कट जाएगा, बचेगा A। निकालेंगे A plus A से मुझे B मिल जाएगा, B से मुझे C मिल जाएगा, C से मुझे D मिल जाएगा। सारे एट्रीब्यूट मिल गए। सारे एट्रीब्यूट मिल गए मतलब मैं क्या लिखूंगा? प्राइम एट्रीब्यूट A, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या लिखूंगा? B, C and D। क्लियर है? B, C and D। Now B is a non-prime attribute depend on key। ठीक है, B is a non-prime attribute depend on key, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फुल फंक्शन डिपेंडेंसी। ठीक है, पार्ट ऑफ द की तब बोलेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी। तो B जो है मेरा पूरी तरह किस पे डिपेंडेंट है? की पे डिपेंडेंट है, की के पार्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? A determines B is my full function dependency, it is not in partial dependency। क्लियर है? अब यहां देखते हैं C D ये सारे के सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं, तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है नॉन प्राइम इज डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ द की, तब वो क्या होगा? हो जाएगा मेरा पार्शियल डिपेंडेंसी। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद देखते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। मैं इसको मिटा देता हूं यहां से।
काम करते हैं, पीरियड को निकाल देते हैं। फिफ्थ लिखते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। And function dependency as determined by is called transitive dependency if y is not a candidate key or not a part of any super key or candidate key, and X determines Z and Z determines Y holds. Clear? And function dependency X determines Y is known as transitive dependency if Y, that means dependent, if dependent is not a candidate key or not a part of any candidate key. It is not a candidate key and it is not a part of any candidate key, and X determines Z and Z determines Y holds. Clear? That means जो हमने ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C, तो हमने क्या मिल रहा था A डिटरमाइंस C। क्लियर है? लेकिन ये A डिटरमाइंस C मेरा ट्रांजिटिविटी में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तब होगा जब ये किसी न किसी की का पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें पकड़ना है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के लिए शॉर्टकट ये है कि इफ वन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट is dependent on another non-prime attribute, transitive dependency वहां पे होगी। ठीक है, नॉन प्राइम अगर नॉन प्राइम पे डिपेंडेंट है या एक नॉन प्राइम दूसरे नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए हमने क्या पढ़ा, नॉन प्राइम पार्ट ऑफ द की पे डिपेंडेंट है। ठीक है, नॉन प्राइम पार्ट ऑफ द की पे डिपेंडेंट है तो उसको बोलेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी, और नॉन प्राइम पे डिपेंडेंट है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। क्लियर है? तो अब इस एग्जांपल में अगर हम देख रहे थे तो हमें कैंडिडेट की मिली थी ए बी, हमने निकाल लिया प्राइम एट्रीब्यूट, तो प्राइम एट्रीब्यूट मिलेगा ए एंड बी, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकाला तो हमें मिला सी डी एंड डी। ठीक है, अब हमने चेक किया कि नॉन प्राइम पार्ट ऑफ द की पे डिपेंडेंट है क्या, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं, सी इज पार्ट ऑफ द की पे डिपेंडेंट है क्या, ए पे डिपेंडेंट है क्या नहीं, बी पे डिपेंडेंट है क्या नहीं। दैट मींस ए बी डिटरमाइंस सी इज नोन एज फुल फंक्शन डिपेंडेंसी, इट इज नॉट एनी पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं नॉन प्राइम पार्ट ऑफ द की नहीं है, नॉन प्राइम पार्ट ऑफ द की नहीं है, तो ये दोनों मेरे क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। क्लियर है? ये दोनों ही मेरे क्या है, फुल फंक्शन डिपेंडेंसी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं कि नॉन प्राइम पे डिपेंडेंट है क्या। तो बी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, पहले देखते हैं सी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ए बी पे डिपेंडेंट है, ए बी मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है क्या नहीं, ये मेरे क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है। जब मैं देख रहा हूं बी सी पे डिपेंडेंट है, सी भी नॉन प्राइम है, डी भी नॉन प्राइम है, दैट मींस ये मेरी क्या हो गई, ये हो गई मेरी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अगेन बी डिटरमाइंस ए, बी एंड ई बोथ आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, ये भी मेरी क्या हो गई, ये भी मेरी हो गई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। क्लियर है? तो आप लोगों को ये पहचानने में आना चाहिए कि की क्या है हमारे। सबसे पहले तो आपको रिलेशन से आपको की निकालने आना चाहिए। ठीक है, अगर की निकालने आ गया तो जैसे ही की निकल रहा है आप तुरंत लिख दीजिए प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है। ठीक है, प्राइम और नॉन प्राइम लिखने से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी पार्शियल डिपेंडेंसी है, कौन सी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, यही आप लोगों को पहचानना है सेकंड एनएफ थर्ड एनएफ। ठीक है, तो नॉन प्राइम अगर पार्ट ऑफ द की पे डिपेंडेंट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाएगी, और नॉन प्राइम अगर नॉन प्राइम पे डिपेंडेंट है इसका मतलब है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। क्लियर है? मिटाओ इसको मैं, किसी को डाउट?
इस पे किसी को डाउट? लिख लिया सब लोग? मिटाऊं उसको मैं? मिटा दूं इसको मैं? आवाज आ रही है सबको? यस यस सर, मिटा दिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 1NF। ठीक है, 1NF मीन्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन लिखते हैं। पहली डेफिनेशन, अ रिलेशन स्कीमा कैपिटल R is in first normal form if attributes of R contain atomic values. सेकेंड डेफिनेशन लिखते हैं, अ रिलेशन स्कीमा capital R is in first normal form if it does not contain any composite attribute. थर्ड डेफिनेशन लिखते हैं, a relation schema capital R is in first normal form if it does not contain any multi-valued attribute. Fourth one is first normal form. This allows nested relations. Fifth one, first normal, a relation schema capital R is in first normal form if it does not contain data redundancy. क्लियर है? तो ये 5 पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम उसको आगे एग्जाम्पल से देखते हैं। 3-4 एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। दिख रहा है सबको? तो मैंने फोटो खींच के डाल दिया है। अब इसकी एक करके एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट, कंसीडर अ रिलेशन student with roll number, primary key, first name, last name,
semester, branch and address is not in first normal form because it contains a composite attribute, because it contains a composite attribute address. क्लियर है? दैट मीन्स रिलेशन में एक भी कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर टेबल का एक इंस्टेंस क्रिएट करूं तो मुझे एट्रीब्यूट क्या मिलेंगे? रोल नंबर व्हिच इज द प्राइमरी की। रोल नंबर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब दिस इज द प्राइमरी की। फिर मैं लिख रहा हूं फर्स्ट नेम, मैं लिख रहा हूं लास्ट नेम, नेक्स्ट वन इज सेमेस्टर, नेक्स्ट वन इज ब्रांच, और उसके बाद मैं लिख रहा हूं एड्रेस। और एड्रेस के मैंने 3 कंपोनेंट भी कर दिए, स्ट्रीट, सिटी, पिन कोड। क्लियर है? तो ये जो हो गया ये मेरा नेस्टेड रिलेशन हो गया। देखिए एक रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर एक और रिलेशन आ गया, एड्रेस, एड्रेस के सिंपल कंपोनेंट जो हमें स्ट्रीट, सिटी एंड पिन कोड। ठीक है, अब अगर मैं कोई स्टूडेंट को इंसर्ट करूं, ठीक है, तो इंसर्ट करूं तो हो सकता है कि एड्रेस जो है वो क्या होगा कि स्ट्रीट अलग दे, सिटी अलग दे, पिन कोड अलग दे, वो इनपुट अलग दे। ठीक है, या फिर हो सकता है एक साथ जो डाल दे कि ये स्ट्रीट, ये सिटी मेरा पिन कोड है। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, हमें ये ऐसी टेबल जो है हमें डिसअलाउ करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एड्रेस नाम का भी एक एट्रीब्यूट है और उसके अंदर स्ट्रीट, सिटी एंड पिन कोड है, मतलब ये एक नेस्टेड रिलेशन है। ठीक है, तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है और कंपोजिट एट्रीब्यूट हमें सिंपल कंपोनेंट्स के भी अलग अलग बना दिए। ठीक है, तो अगर ऐसा अगर हमारे पास टेबल है, अगर मुझे इसको 1NF में डिकम्पोज करना है तो मुझे क्या लगना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा स्टूडेंट विथ रोल नंबर व्हिच इज द प्राइम एट्रीब्यूट। तो मैं लिखूं स्टूडेंट नेम, सॉरी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैम, ब्रांच, और ब्रांच के बाद एड्रेस को छोड़ के मैं क्या लिखूं? मैं लिखूं स्ट्रीट, सिटी एंड पिन कोड। स्ट्रीट, सिटी एंड पिन कोड। क्लियर है? तो जो पहली डेफिनेशन हमने देखी थी, हमने देखी क्या थी कि रिलेशन स्कीमा कैपिटल R is in first normal form if all attributes contain atomic values और all attributes domain should be atomic। ठीक है, तो डोमेन शुड बी एटॉमिक, मतलब एटॉमिक का मतलब होता है कि एक वैल्यू। ठीक है, एक वैल्यू मतलब एक ही वैल्यू आपकी आनी चाहिए। या तो आप एड्रेस नाम का आप क्या कर दीजिए कि स्ट्रीट, सिटी, पिन कोड हटा के सिर्फ और सिर्फ एड्रेस नाम का ही आप क्या कर दिए, एट्रीब्यूट रखिए, उसमें पूरा एड्रेस रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन किसी का आप स्ट्रीट रख रहे हैं, किसी का आप सिटी रख रहे हैं, किसी का आप पिन कोड रख रहे हैं, तो ऐसा हमें डिसअलाउ नहीं करना है। ठीक है, ऐसा हमें अलाउ नहीं करना है। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, या तो हम क्या करें स्ट्रीट को अलग रखें, सिटी को अलग रखें, पिन कोड को अलग रखें। ठीक है, या तो हम क्या करें एक ही एट्रीब्यूट बना दें एड्रेस। ठीक है, एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो एक से ज्यादा वैल्यू, हमें एक से ज्यादा वैल्यू भी डिसअलाउ करनी है क्योंकि एड्रेस मुझे एक ही स्टोर करना है और प्लस सारी वैल्यू एटॉमिक इन नेचर होनी चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए, सब एक साथ होनी चाहिए सब। ठीक है, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग अगर हम कर रहे हैं तो एट्रीब्यूट को ही हम अलग अलग कर देते हैं कि स्ट्रीट अलग बताओ, सिटी अलग बताओ, पिन कोड अलग बताओ। क्लियर है? तो ये मेरा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं था क्योंकि इसमें एक कंपोजिट एट्रीब्यूट था। अब ये मैंने क्या कर दिया, इसको डिकम्पोज कर दिया है। तो मैंने इसको क्या कर दिया है, इसको फ्लैटन कर दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम जब रिलेशन को डिकम्पोज करते हैं तो हम या तो डिकम्पोज करके 2 रिलेशन क्रिएट करें, या तो हम क्या करें उसी रिलेशन को फ्लैटन कर देते हैं। तो फ्लैटन करने की जरूरत हम तब पड़ती है जब हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन ये होता है कि एक रिलेशन को 2 और 3 टुकड़ों में बांटना। ठीक है, डिकम्पोज करना मतलब एक रिलेशन के 2 या 3 रिलेशन को डिवाइड करना, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। अगर मैं इसको डिकम्पोज करूं 1NF में और मैं यहाँ पे क्या करूं 2 रिलेशन क्रिएट करूं,
तो मुझे क्या करना पड़ेंगे, जो कराने पड़ेंगे स्टूडेंट, और मैं लिखूंगा रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेमेस्टर एंड ब्रांच, और दूसरा मैं बनाता हूँ स्टूडेंट एड्रेस, और उसमें मुझे रखना पड़ेगा रोल नंबर और उसके सिंपल कंपोनेंट, सिटी, स्टेट, सिटी एंड पिन कोड। दोनों की प्राइमरी की रहेगी रोल नंबर, और ये जो रोल नंबर रहेगा ये रहेगा पॉइंट की, जो इसको रेफर करेगा। ठीक है, अब मैंने इसको डिकम्पोज किया, मैंने दो रिलेशन क्रिएट किए। ठीक है, अब अगर हम देखें इन दोनों रिलेशन की क्या है, तो इसकी भी की रोल नंबर है, इसकी भी की रोल नंबर है। ठीक है, तो दोनों की अगर मेरी एक ही एट्रीब्यूट है, दोनों का की कॉमन है, तो मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, मर्ज, और मर्ज करके मैं क्या करता हूँ, एक ही रिलेशन क्रिएट कर सकता हूँ, स्टूडेंट with roll number which is the primary key, next one is first name, last name, same, branch, यहाँ तक हो गया स्टूडेंट से। फिर हम यहाँ आते हैं स्ट्रीट, सिटी एंड पिन कोड। ठीक है, तो वही यही रिलेशन में पहले लिखा था। ठीक है, यहाँ तो हम क्या करें, डिकम्पोज करके फिर ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैंडिडेट की हम क्या करें, मर्ज करें उसको। ठीक है, या तो हम क्या करें, फ्लैटन कर दें। फ्लैटन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी कंपोजिट एट्रीब्यूट हैं उनके सिंपल कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, हम स्टोर करेंगे एज एन एट्रीब्यूट। क्लियर है? सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। मिटाऊं इसको, मैं मिटाऊं? यस सर। सबको दिख पा रहे हैं? मैंने इसका रिजोल्यूशन भी इंक्रीज कर दिया है, 360 से 720p कर दिया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। कंसीडर द रिलेशन स्टूडेंट विथ रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच एंड फोन नंबर इज नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बिकॉज इट कंटेन्स a multi-value attribute phone number, because it contains a multi-value attribute phone number। अब स्टूडेंट के बाद इससे ज्यादा कौन हो सकता है, मतलब अगर अगेन इसका मैं इंस्टेंस क्रिएट करूं, स्टूडेंट विथ रोल नंबर इज एन प्राइम एट्रीब्यूट और प्राइमरी की, अगेन स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, फोन नंबर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे स्टोर करूं नंबर 1, नेम इज राम, थर्ड सेमेस्टर, सीएससी ब्रांच। इसके पास सपोज करते हैं कि एक ही फोन नंबर है, फोन नंबर हम लिखते हैं सपोज 9874, एक फोन नंबर हमने नोट कर लिया, तो यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं रोल नंबर 2 को इंसर्ट करूं और रोल नंबर 2 में लिखूं मैं 2 श्याम 5 सीएससी, अब इसके पास दो फोन नंबर है। ठीक है, तो मैं दो फोन नंबर स्टोर कर सकता हूं क्या, सपोज 9871, 786 92 करके दो फोन नंबर या तीन फोन नंबर भी हो सकते हैं। तो मैं एक से ज्यादा वैल्यू तो मैं स्टोर कर ही नहीं सकता, क्योंकि रिलेशनल मॉडल में हमने ये पढ़ा है कि an attribute in row or column one value। ठीक है, in a relational model every row for a particular column it contains only one value। ठीक है, सेल में एक ही वैल्यू आ सकती है, कॉमा करके हम दो वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, अब कॉमा करके हम कुछ ऐसे डेटा टाइप्स हम स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग में हम कॉमा यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि अगर मुझे पता करना है कि श्याम का फोन नंबर कौन सा है, ठीक है, तो ये कॉमा कॉमा करके आएगा। ठीक है, अब आप इसका डोमेन स्पेसिफाई कर रहे हैं कि नंबर ऑफ
लेट्स सपोज 10 डिजिट, क्योंकि आपके फोन नंबर जो है 10 डिजिट के हैं, तो आपने लिख दिया नंबर ऑफ 10। तो नंबर ऑफ 10 करने से क्या होगा कि एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता हूं मैं 10 डिजिट की, दो वैल्यू तो मैं स्टोर कर ही नहीं सकता। क्लियर है? ठीक है, तो ये रिलेशन मेरा क्या हो गया, ये रिलेशन मेरा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको डिकम्पोज करता हूं 1NF में। तो हम क्या करेंगे, दो रिलेशन क्रिएट करेंगे। एक तो हमारा रहेगा स्टूडेंट विथ रोल नंबर, स्टूडेंट नेम सैम, ब्रांच विथ रोल नंबर एज प्राइमरी की। ठीक है, सेकंड हम लिखते हैं स्टूड फोन, और इसमें हम लिखते हैं रोल नंबर फोन नंबर, रोल नंबर फोन नंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ रोल नंबर एंड फोन नंबर इज द प्राइमरी की and roll number is the foreign key referring to roll number of student relation। ठीक है, मतलब इस टेबल को मैं क्या कर रहा हूं, दो टेबल में डिवाइड कर रहा हूं। एक तो मैं क्या कर रहा हूं, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, ये फोन नंबर को मैं यहां से क्या कर रहा हूं, हटा दे रहा हूं। ठीक है, और दूसरी टेबल में क्या कर रहा हूं, लेट्स सपोज ये हमारी फर्स्ट टेबल हो गई। दूसरी टेबल बना रहा हूं मैं स्टूडेंट फोन या स्टूडेंट फोन, जो भी आपको नेम रखना हो, मैं रखा सपोज स्टूडेंट फोन, और यहां पर हम रखते हैं रोल नंबर फोन नंबर। अब रोल नंबर 1 के पास क्या है, एक ही फोन नंबर है, तो ये था रोल नंबर 1 98271। रोल नंबर 2 के पास दो फोन नंबर है, तो उसने रखा रोल नंबर 2 98274, और रोल नंबर 3 रखना था, सॉरी रोल नंबर 2 के बाद दो फोन था, तो दूसरी रो दिया है 79692, और जो भी उसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये 2 रिपीट कर रहा है, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन है वो रिपीट नहीं करेगा। मतलब रोल नंबर 2 का पहला फोन नंबर, रोल नंबर 2 का पहला फोन नंबर फिर से अगर मैं इंसर्ट करना चाहूं तो वो इंसर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ रोल नंबर एंड फोन नंबर इज द प्राइमरी की। तो प्राइमरी की मतलब वो रिपीट नहीं कर सकता। सिमिलरली ये जो रोल नंबर है ये फॉरेन की है, जो इसको रेफर कर रहा है। दैट मींस इसमें अगर स्टूडेंट आएंगे तो उनके ही स्टूडेंट के मैं फोन नंबर्स में यहाँ पे स्टोर करूंगा। ठीक है, जो स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट रिलेशन में नहीं है उनके फोन नंबर में यहाँ पे स्टोर करूंगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है? ठीक है, अब ये हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि रिलेशंस को देख रहे हैं। रिलेशंस में देख रहे हैं कि इसमें कंपोजिट एट्रीब्यूट है कि नहीं, रिलेशन में देख रहे हैं कि इसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है कि नहीं। ठीक है, किस में देख रहे हैं, इंस्टेंस में। ठीक है, अगर मेरे पास ईआर डायग्राम था, ठीक है, अगर मेरे पास ईआर डायग्राम था तो इस तरह स्टूडेंट विथ रोल नंबर which is the prime attribute, student name Sam, branch, और फिर मैं रख रहा था यहाँ पर एड्रेस, और इसके सिंपल कंपोनेंट्स रख रहे हैं स्ट्रीट, सिटी, पिन कोड। तो इसको जब हम मैप कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, हम एक टेबल बना रहे थे स्टूडेंट, और स्टूडेंट में क्या रख रहे थे, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच। मतलब जितने भी सिंगल वैल्यूड एंड सिंपल एट्रीब्यूट थे उनको हम डायरेक्टली रख दिया था हमने, और जितने भी कंपोजिट एट्रीब्यूट थे उनके क्या कर रहे थे, सिंपल कंपोनेंट्स को इंक्लूड कर रहे थे। तो सिंपल कंपोनेंट्स मेरे अभी भी क्या है, स्ट्रीट, सिटी, पिन कोड। क्लियर है? दैट मींस अगर मैंने सक्सेसफुली मैप कर दिया है तो मुझे 1NF की नीड नहीं है। क्लियर है? अगर मैंने सक्सेसफुली मैप कर दिया है मुझे 1NF की नीड नहीं है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एड्रेस नहीं रखा है और मैंने यहाँ पे रखा है फोन नंबर, which is a multi-value attribute। क्लियर है? तो मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए हमने मैपिंग में पढ़ा था कि मल्टीवैल्यूड के लिए हम अलग से टेबल क्रिएट करते हैं। अलग से टेबल क्रिएट करके हम क्या रखते हैं, उसमें हम रखते हैं स्टूडेंट फोन, और उसमें हम क्या करते हैं, रोल नंबर रखते हैं, जो भी इसका प्राइम एट्रीब्यूट रहता है उसको हम यहाँ पे रखते हैं, और साथ में मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट रखते हैं। मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट हमारा क्या था, फोन नंबर। इन दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं प्राइमरी की, और इसको बनाते हैं फॉरेन की, जो इस पर्टिकुलर प्राइमरी की क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है।
ठीक है। तो अगेन अगर हम देखें, अगर हमने सक्सेसफुली मैप कर दिया है तो दो ही रिलेशन मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें दो ही रिलेशन मिल रहे हैं, वही सेम रिलेशन मिल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे 1NF की नीड नहीं है, मैं को नॉर्मलाइजेशन नहीं करना है। अगर मैंने क्या किया है, अगर मैंने सक्सेसफुली मैप कर दिया है, वी डोंट नीड नॉर्मलाइजेशन इन 1NF। क्लियर है? तो ये दो एग्जाम्पल हमने देख लिया, एक हमने देख लिया कंपोजिट एट्रीब्यूट का, एक हमने देख लिया मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट का, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। Example 3. Consider a relation. Consider a relation R with the following instance. With the following instance, और मैं लिखता हूँ R with 3 attributes A, B, C. 2, 3, 2, 2, 1, 2, यह काम करते हैं 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 4, 5, 3, 5, 6। क्लियर है? अब ये रिलेशन मेरा 1NF में है कि नहीं, तो सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि डोमेन्स ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स कंटेन्स एटॉमिक वैल्यूज। ये एटॉमिक वैल्यू है, ये एटॉमिक वैल्यू है, ये एटॉमिक वैल्यू है, कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं है, कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये रिलेशन मेरा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स डेटा रिडंडेंसी। 2, 3, 2, 2, 3, 2 दो बार रिपीट कर रहा है। क्लियर है? तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा। फॉर विद 3 एट्रीब्यूट्स A, B, C, और मैं क्या करूं यहाँ पर 2, 3, 2, 1, 4, 5, 3, 5, 6। मैं ये स्टोर करना चाहता हूँ, डुप्लीकेट मैं स्टोर नहीं करना चाहता। तो डुप्लीकेट को मैं कैसे रिमूव करूंगा? बाय इन्फोर्सिंग आइदर A, आइदर B, आइदर C एज एन प्राइमरी की। ठीक है, अगर मैंने किसी भी एक एट्रीब्यूट को मैंने क्या कर दिया, प्राइमरी की बना दिया, दैट मींस वो वैल्यू मेरी रिपीट नहीं करेगा। वैल्यू रिपीट नहीं करेगा मतलब डेटा रिडंडेंसी का चांस कम है। क्लियर है? तो relation in first normal form always contains any primary key। ठीक है, प्राइमरी की आपके रिलेशन में होना ही चाहिए। तो अभी तक जो मैंने दोनों एग्जांपल लिए थे, दोनों एग्जांपल में मैंने क्या किया था, रोल नंबर को बना दिया था प्राइमरी की। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है, इसमें मेरे पास प्राइमरी की नहीं थी, तो मैंने क्या किया, मैंने इनफोर्स किया कि आइदर A, आइदर B, आइदर C विल बी माय प्राइमरी की। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखें तो A डिटरमाइंस B अभी भी दिख रहा है, A डिटरमाइंस C अभी भी दिख रहा है। जब ये 2 2 रिपीट कर रहा है तो यहाँ 3 3 भी रिपीट कर रहा है, जब यहाँ 2 2 रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे 2 2 रिपीट कर रहा है। दैट मींस A डिटरमाइंस B, A डिटरमाइंस C मुझे मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू रिपीट कर रही है, ये वैल्यू रिपीट को मैं यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अभी भी अगर आप देखें तो A डिटरमाइंस B, A डिटरमाइंस C मुझे मिल रहा है। क्लियर है? लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें डेटा रिडंडेंसी है लेकिन इसमें डेटा रिडंडेंसी नहीं है। तो रिडंडेंसी को मैंने रिमूव कैसे किया? बाय इन्फोर्सिंग प्राइमरी कीज। क्लियर है? अब ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉर्मलाइजेशन हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉर्मलाइजेशन हमने पढ़ा था टू क्रिएट रिलेशंस इन व्हिच एवरी डिपेंडेंसी इज ऑन द की, कॉमा द होल की एंड नथिंग बट द की। ठीक है, तो to create relations in which every dependency is on the key is the requirement of first normal form। ठीक है, मतलब जो डिपेंडेंसी है वो की पे होनी चाहिए, मतलब कम से कम एक कैंडिडेट की होनी चाहिए। ठीक है, एक प्राइमरी की या कैंडिडेट की रिलेशन में होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम क्या करें, डिपेंडेंसीज जनरेट करें। ठीक है, अब अगर आपको रिलेशन में दिया है R ऑफ समथिंग एट्रीब्यूट्स F is equal to some dependencies, अगर एक भी डिपेंडेंसीज दी हुई हैं और क्वेश्चन में लिख दे रहा है कि डोमेन्स ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स कंटेन्स एटॉमिक वैल्यूज, दैट मींस ये रिलेशन मेरा 1NF में हो चुका है। ठीक है, एक भी डिपेंडेंसी दिया है और बोल रहा है कि डोमेन्स ऑफ एट्रीब्यूट्स आर एटॉमिक, दैट मींस रिलेशन इज ऑलरेडी इन 1NF।
क्लियर है। और अगर बोलता है कि डोमेन्स ऑफ एट्रीब्यूट्स कैन नॉट कंटेन एटॉमिक वैल्यूज, मतलब वो डायरेक्ट रिजेक्ट हो गया, वो 1NF में नहीं है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा 1NF का डिस्कशन खत्म। किसी को डाउट है 1NF में? अदरवाइज वी विल प्रोसीड टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड स्टार्ट करते हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, अ रिलेशन schema capital R is an second normal form if it is in first normal form, if it is in first normal form and every non-prime attribute is fully functionally dependent on each candidate key of R. Each candidate key of R. So a relation schema capital R is in second normal form if it is in first normal form and every non-prime attribute is fully functionally dependent on each candidate key of R. Second definition लिखते हैं, a relation schema capital R is an second normal form if it is in first normal form and no non-prime attribute can be determined by part of any candidate key. And no non-prime attribute can be determined by part of any candidate key. Third definition, which is an easiest definition, a relation schema capital R is in second normal form if it is in 1NF and there are no partial dependencies exist in the relation. तो नो पार्शियल डिपेंडेंसीज। ठीक है, आपको जो कीवर्ड है सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए वो है फुल फंक्शन डिपेंडेंसी एंड पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, वी अलाउ ओनली फुल फंक्शन डिपेंडेंसी, वी डिसअलाउ पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, अब पार्शियल डिपेंडेंसी को पहचानने के लिए दूसरी डेफिनेशन लिख दी है मैंने कि नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी डिटरमाइंड बाय पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की। ठीक है, अगर पार्ट ऑफ द की पे डिपेंडेंट है कौन? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, अगर एक भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पार्ट पे डिपेंडेंट है मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब है कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? तो हमें क्या करना है कि हमें पहचानना है पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, और पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सारी की सारी जो फंक्शन डिपेंडेंसीज है वो फुल फंक्शन डिपेंडेंसीज है, तो मुझे क्या करना है कि वो डिक्लेयर कर देना है कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल देखते हैं। मिटाऊं इसको मैं कि फोटो खींच के भेजूं? सर फोटो भेज दीजिए।
मैंने फोटो भेज दिया है। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। For example, consider a relation. Consider a relation capital R of A, B, C, D with set of function dependencies f is equal to A determines B, C determines D. यह काम करते हैं पहले थोड़ा, चलिए इसी को देख लेते हैं। Consider a relation capital R of A, B, C, D with function dependencies f is equal to A determines B and C determines D is not in second normal form, is not in second normal form because it contains two partial dependencies. Two partial dependencies, A determines B and C determines B. अब ये पहचाना कैसे मैंने? तो सबसे पहले आप निकालेंगे ऊपर की A, B, C, D. Find the essential attributes for candidate key. So essential attributes के लिए मैं क्या करना पड़ेगा? ABCD को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो B और D राइट हैंड साइड में मिल रहा है, तो essential attributes मिल गया मुझे AC। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ AC प्लस। तो AC प्लस इज इक्वल टू AC, A से मुझे B मिल जाएगा, C से मुझे D मिल जाएगा। क्लियर? सो AC इज माय कैंडिडेट की। तो यहाँ फटाफट लिखेंगे कैंडिडेट की इज इक्वल टू A and C। सॉरी, कैंडिडेट की इज AC। प्राइम एट्रीब्यूट्स आर A and C। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर A and C को छोड़ के बचा क्या? B and D। क्लियर है? प्राइम एट्रीब्यूट्स आर A and C, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर B and D। ठीक है, अब हम क्या चेक कर रहे हैं? हमें चेक करना है पार्शियल डिपेंडेंसी। तो पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए सबसे पहला जो हमने रूल पढ़ा कि पार्शियल डिपेंडेंसी तभी आएगी जब कैंडिडेट की मेरे को कंपोजिट कैंडिडेट की मिले। अगर एक ही एट्रीब्यूट होता तो मैं चेक ही नहीं करता कि वो पार्शियल डिपेंडेंसी है कि नहीं है। ठीक है, अभी मुझे कंपोजिट कैंडिडेट की मिल रही है AC कंपोजिट कैंडिडेट की है और पार्ट ऑफ द की मींस A डिटरमाइंस B। अब B जो है, B मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ द की। ठीक है, सिमिलरली D इज ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ द की। तो दोनों मेरी क्या है? पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं। तो दोनों पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं, तो दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि बिकॉज इट कंटेन्स टू पार्शियल डिपेंडेंसीज A determines B and C determines D. So this relation is not in second normal form. Clear? अब to decompose it into second normal form हम लिखते हैं पहले तो 2NF decomposition algorithm। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसमें कंप्यूट F प्लस। ठीक है, F प्लस मींस कंप्यूट द क्लोजर ऑफ सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज। ठीक है, कंप्यूट F प्लस दैट मींस कंप्यूट द क्लोजर ऑफ सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज F प्लस। ठीक है, सेकंड और every partial dependency X determines Y holds in R, or every partial dependency X determines Y holds in R create two relations RI of X comma Y and Rj of X R minus Y।
create two relations Ri of x comma y and Rj of r minus y. क्लियर है? और एवरी पार्शियल डिपेंडेंसी, यहाँ पे देखिए इस पे ध्यान नहीं देना, और एवरी पार्शियल डिपेंडेंसी x डिटरमाइंस y. अब ये पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे पहचानेंगे? पहले निकालेंगे आप क्लोजर ऑफ सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज, ठीक है? फिर वहां से आप निकालेंगे पार्शियल डिपेंडेंसीज कौन कौन सी हैं, ठीक है? फिर आपको क्या करना है? टू रिलेशंस डिवाइड करना है, Ri of x, y एंड Rj of r minus y. क्लियर है? फिर थर्ड है if possible merge two or more relations on the basis of common candidate keys. तो थर्ड पॉइंट की जरूरत आपको पढ़ने वाली नहीं है, ये तभी पड़ेगी जब आप दो पार्शियल डिपेंडेंसीज को अलग अलग लिखेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पार्शियल डिपेंडेंसी मिला है a डिटरमाइंस b, और अगर a डिटरमाइंस b भी मिलता तो a डिटरमाइंस b अलग अलग लिखूंगा, तब मुझे ab और ad दो रिलेशंस मिलेंगे, तब मैं दोनों की कैंडिडेट की a होगी, तब मैं दोनों को मर्ज करूंगा, तो थर्ड पॉइंट तब काम आएगा. क्लियर है? अदरवाइज तो काम नहीं आएगा, ठीक है? सो पहला पॉइंट क्या है? कंप्यूट f प्लस. सेकंड, फॉर एवरी पार्शियल डिपेंडेंसी x डिटरमाइंस y होल्स इन r, create two relations Ri of x, y and Rj of r minus y. और थर्ड, if possible merge two or more relations on the basis of common candidate keys. ठीक है? तो अब सबसे पहला जो एल्गोरिथम लगाते हैं, तो to decompose this relation into 2 and m, first step is compute f plus. So f plus is equal to, अब हमने निकाल ली क्या? कैंडिडेट की निकाल ली. कैंडिडेट की क्या है मेरी? कैंडिडेट की इज AC. So we can write AC determines BD. लिख सकता हूँ AC determines ABCD लिख सकता हूँ. तो AC determines AC तो मेरा ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी था, उसको मैंने हटा दिया. मुझे हमेशा नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी में ही डील करना है, तो मैंने लिखा AC determines BD. ठीक है? फिर मुझे मिल रहा है A determines B और मिल रहा है C determines B. ठीक है? देखिए, मैंने पहले निकाला कैंडिडेट की मुझे मिला AC का क्लोजर निकाला मैंने. ठीक है? AC का क्लोजर निकाला तो मुझे मिल गया ABCD. ठीक है? ABCD मिल गया, मतलब AC मेरी कैंडिडेट की हो चुकी है, तो मैं लिख सकता हूँ AC डिटरमाइंस BD. अब मैं A का क्लोजर निकाल रहा हूँ, तो A के क्लोजर में A और B दोनों ही मिल रहा है, तो मैं A डिटरमाइंस B ही लिखूंगा. A डिटरमाइंस A को तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया बिकॉज़ ऑफ ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी. तो मैं लिख रहा हूँ C+, तो C+ में मुझे CD मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं C डिटरमाइंस B ही लिखूंगा. C डिटरमाइंस C को मैंने डिस्कार्ड कर दिया. क्लियर है? अब अगर यहाँ पे हम देखें तो we have three function dependencies and two of them are partial dependencies. A determines B and C determines D. तो अब हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं यहाँ पर R with 4 attributes A, B, C, D. ठीक है? हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं पहली पार्शियल डिपेंडेंसी क्या थी मेरी? A डिटरमाइंस B. तो मैंने यहाँ पे लिखा A डिटरमाइंस B. R1 करके एक रिलेशन बनाया हमने AB, R1 ऑफ AB. तो देखिए यहाँ पे फॉर एवरी पार्शियल डिपेंडेंसी X डिटरमाइंस Y होल्ड्स इन R, क्रिएट टू रिलेशंस Ri ऑफ x, y. तो पहला मुझे मिला A डिटरमाइंस B, तो R1 ऑफ A, B बना दिया, where A is the प्राइमरी की और A is the prime attribute. ठीक है? और कैंडिडेट की. और दूसरा बना रहा हूं मैं R2 में क्या बना रहा हूं? R minus y means R minus B. So R में क्या है? A B C D minus B, तो बचा क्या? A C and D. क्लियर है? अब हम लेते हैं सेकंड पार्शियल डिपेंडेंसी. सेकंड पार्शियल डिपेंडेंसी C डिटरमाइंस D. तो हमने यहाँ लिखा C डिटरमाइंस D. यहाँ मैं बनाया R21 में मैं लिखा C, D. C is the प्राइमरी की और कैंडिडेट की. ठीक है? एंड R22 हम लिखेंगे, तो R22 में मेरे पास क्या बचेगा?
R माइनस D, तो R में क्या है ACD माइनस D, तो बचा क्या ANC, तो AC। क्लियर है? तो दो पार्शियल डिपेंडेंसी थी, दोनों को मैंने क्या किया अलग अलग रिलेशन में जोड़ दिया। तो मेरे पास अब टोटल 2NF डिकम्पोजिशन में कितने रिलेशंस बने, मुझे 3 रिलेशन मिले। पहला मुझे मिला R1 with A, B, A is the candidate B, F1 is equal to A determines B। सेकंड मिला R2 with C, D, C is the candidate B, F2 is equal to C determines B। और तीसरा मैंने मिला R3 with A, C, both of them combination of them will be the candidate key, ठीक है। और F3 तो मुझे मिला 5, ठीक है। AC determines AC ही मिलेगा, उसको मैं लिखूंगा नहीं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ F3 is equal to 5। So these three relations are in second normal form। अब अगर आप देखें R1 सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं, तो R1 में की क्या है A है, ठीक है। तो A है तो प्राइम एट्रिब्यूट क्या हो जाएगा A, नॉन प्राइम क्या हो जाएगा B। तो नॉन प्राइम इज डिपेंडेंट ऑन की, पार्ट ऑफ द की भी डिपेंडेंट नहीं है, एक ही एट्रिब्यूट का की है। यहाँ पे भी हम देखें एक ही एट्रिब्यूट का की है, तो नॉन प्राइम इज डिपेंडेंट ऑन द की। और थर्ड मेरे पास क्या है AC कैंडिडेट की है, लेकिन मेरे पास कोई भी कोई भी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं बची है, ठीक है। So these three relations are in second normal form। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें, एल्गोरिथम में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो सर। पहले आपको निकालना है F प्लस। ये F प्लस मैंने जो एग्जांपल लिया है सिंपल वाला लिया है, दो ही इसमें डिपेंडेंसी थी, तो आपको जो है दो ही डिपेंडेंसीज मिल रही हैं, दो ही पार्शियल डिपेंडेंसीज मिल रही हैं। हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन में आप क्या करें AB और CD से रिलेटेड एक और पार्शियल डिपेंडेंसी मिल जाए, ठीक है। तो उसको आप क्या करेंगे, उसको भी कंसीडर करेंगे। क्लियर है? तो जितनी पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं उनको क्या करना है, हमें एक साथ कंसीडर करके एक रिलेशन में रखना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैंडिडेट कीज। अगर आप इसमें देखें यहाँ पे इसकी कैंडिडेट की A है, इसकी कैंडिडेट की C है और इसकी कैंडिडेट की AC है। किसी की भी कैंडिडेट कीज जो है वो क्या है, कॉमन नहीं है, ठीक है। कॉमन नहीं है मतलब ये तीनों रिलेशन मर्ज नहीं हो सकते, तो थर्ड स्टेप की मुझे नीड नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? एक और एग्जांपल दूं, बनेगा आपसे? बनेगा? यस सर। हाँ, ये यस सर। इसका फोटो खींच के भेजूं मैं? चलिए एक और क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, कंसीडर द रिलेशन कैपिटल R with 5 attributes A, B, C, D and E with set of function dependencies F is equal to AB determines C, C determines D and D determines E। AB determines C, C determines D and D determines E। Check whether the relation is in second normal form or not. If not, decompose it into second normal form। Clear? Check whether the relation is in second normal form or not. If not, decompose it into a set of 2NF relations। क्लियर है? तो अब इसमें फिर से आप देखिए, आप निकालेंगे सुपर की।
So super keys A, B, C, D, E. Find the essential attributes for candidate key. So essential attributes में देखिए C, D और E हट गया, तो बचा क्या हमारे पास AB. Find AB plus. So AB plus is equal to AB. AB से मुझे C मिल जा रहा है, C से मुझे D मिल जा रहा है, D से मुझे E मिल जा रहा है. So AB is the candidate key. फटाफट यहाँ पे लिखेंगे candidate key is equal to AB. Write the prime attributes. So prime attributes are A and B. Write the non-prime attributes. So non-prime attributes are C, B and E. Clear है? अब हम देखते हैं non-prime is dependent on key. Non-prime is dependent on key. So this is full function dependency. It is not a partial dependency. It is a full function dependency. फिर देखते हैं non-prime is dependent on key. Sorry, non-prime is dependent on other non-prime. ठीक है? Non-prime is dependent on other non-prime. ठीक है? Non-prime is dependent on other non-prime, तो partial dependency का सवाल नहीं उठता. ठीक है? Non-prime is dependent on other non-prime. तो transitive dependency है, partial dependency एक भी नहीं है. So this relation is in second normal form. This relation is in second normal form. Clear है? हमें डिकम्पोज करने की नीड नहीं है. क्लियर है? ये मेरा ऑलरेडी क्या है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है. क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर. मिटाऊं इसको मैं? Yes, sir. क्वेश्चन चेंज करूं? Yes, sir. अब देखिए मैंने क्वेश्चन चेंज किया. मैंने लिखा AB determines C, A determines D, D determines E. Check whether the relation is in second normal form or not. If not, decompose it into a set of 2NF relations. बनेगा? कि बनाऊं मैं? Sir, ABC and ADE. AB determines C, A determines D, D determines E. सर दो टेबल होंगे ABC एंड ADE डिकम्पोज होने के बाद. ADE. हाँ. तो देखिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सुपर की. तो सुपर की इज A B C D E. फाइंड द एसेंशियल एट्रिब्यूट फॉर कैंडिडेट की AB. AB प्लस निकालिए. AB प्लस इक्वल्स टू AB. A से मुझे D मिल जाएगा, D से मुझे E मिल जाएगा, AB से मुझे C मिल जाएगा. तो कैंडिडेट की इज AB. Find the prime attributes AB. Non-prime attributes are C, D and E. ये अभी भी हमारा सेम है. ठीक है? ये अभी भी हमारा क्या है, सेम है. ठीक है? अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि non-prime is dependent on part of the key or not. तो C is non-prime attribute, dependent only on key. Dependent only on key. It is not an partial dependency. It is a full function dependency. ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं D is a non-prime attribute dependent on part of the key. A is a part of candidate key. A is a part of AB. So partial dependency जो पहली मुझे मिली वो मिली A determines D. ठीक है? फिर मैं लिखता हूँ D determines E. तो E is a non-prime attribute dependent on other non-prime attribute. तो ये मेरा transitive dependency है, partial dependency नहीं है. तो एक ही partial dependency मुझे मिल रही है, A determines D. ठीक है? तो मेरे पास पार्शियल डिपेंडेंसी है, इसका मतलब है कि ये 2NF में नहीं है. क्लियर है? ये 2NF में नहीं है. तो अब हम क्या करना है, हमें डिकम्पोज करना है 2NF में. तो हम निकालते हैं F प्लस. ठीक है? पहला जो है हमारा कंप्यूट F प्लस. तो हमने निकाला F प्लस हम लिख रहे हैं AB determines C. ठीक है? फिर है A determines. तो देखिए AB का क्लोजर हमने निकाला, तो AB के क्लोजर में मुझे क्या मिल रहा है, ABCD. तो AB छोड़ के हमें क्या लिखना है, AB determines C, D and E. ठीक है? फिर मैं निकाल रहा हूँ A का क्लोजर. तो A के क्लोजर में मुझे A मिला, तो A determines A. फिर A से मुझे D मिल जा रहा है, तो A determines D में लिख दिया आपने. ठीक है? और फिर मुझे D से E मिल जा रहा है, तो A प्लस के क्लोजर में मुझे क्या मिलेगा,
A determines B and E, दोनों मिल रहा है, ठीक है। फिर मैं निकाल रहा हूँ D का क्लोजर, तो D के क्लोजर में मुझे सिर्फ और सिर्फ D और E मिल रहा है, दैट मींस F प्लस मुझे क्या मिलेगा, D determines E। क्लियर है? अब ये जो मैंने लिखा है A determines D, A determines E, इसको मैं दोनों पार्ट में लिख सकता हूँ, A determines D, A determines E, ठीक है। तो मेरे पास दो पार्शियल डिपेंडेंसी है, A determines D and A determines E, ठीक है। मैंने दोनों को क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है और मैंने लिख दिया A determines D E, ठीक है। तो मैं एक ही पार्शियल डिपेंडेंसी कंसीडर कर रहा हूँ, A determines D E। अब मेरे को रिलेशन रखा हुआ है R of A B C D E, partial dependency is A determines D E, so R1 of A D and E, A is the candidate key, ठीक है। R2 नाम क्या लिखेंगे, R2 नाम लिखेंगे D और E को छोड़कर जितने भी एट्रीब्यूट हैं R minus DE, R minus DE is A, B and C, where F2 is equal to AB determines C, AB is the candidate key, so दो ही रिलेशन मुझे बने, so 2NF decomposition is R1 of A, B, E with A as candidate key, F1 is equal to A determines B, B determines E। ये रहा दो डिपेंडेंसीज हैं हमारे पास, A determines B, B determines E, ठीक है। और R2 बना रहा हूं मैं A, B and C, AB is the candidate key, F2 is equal to AB determines C। क्लियर है? तो ये दो ही रिलेशन मुझे मिल रहे हैं, तो इन्हें डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है। अब इसी एल्गोरिथम को मैं चेंज करूंगा और चेंज करके मैं क्या करूं, यहां पर मैं लिखूं AB, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, AB मिलेगा, यहां पर मुझे क्या मिलेगा, AB C and E, ठीक है। AB C मिलेगा। फिर मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर फिर लिखूंगा A determines E, तो यहां E का एक और रिलेशन बनाऊंगा R21 और R22 बनाऊंगा मैं, इसमें लगाऊंगा A B and C, तो A B C मेरा पहले ही मिल रहा था, यहाँ पर A B C अभी मिल गया है और यहाँ पे अब तीन रिलेशन क्रिएट हो गए, A B A E A B C, लेकिन A B और A E की कैंडिडेट की A ही थी, तब मैं क्या करूंगा, इन दोनों रिलेशन को क्या करूंगा, मर्ज करूंगा, मर्ज करके बनाऊंगा A D E ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैंडिडेट की A। तो वो है हमारा थर्ड, जो थर्ड पॉइंट हमने लिखा है कि इफ पॉसिबल मर्ज टू और मोर रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैंडिडेट की। तो कॉमन कैंडिडेट की तभी आएगी जब A डिटरमाइंस B को A डिटरमाइंस B, A डिटरमाइंस E दिया हो और दोनों को आप अलग अलग डिकम्पोज कर रहे हो। तो अलग अलग डिकम्पोज करोगे तो ज्यादा रिलेशंस क्रिएट होंगे, और ज्यादा रिलेशंस क्रिएट होंगे जब जहां कॉमन कैंडिडेट की है उनको हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, मर्ज करके हम क्या करेंगे, एक ही रिलेशन क्रिएट करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड नॉर्मल फॉर्म। किसी को कोई भी डाउट है पूछ सकता है, एनी डाउट। अगली क्लास हम स्टार्ट करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, difference between 3NF and BCNF, why BCNF is stricter than 3NF, ठीक है, why we require BCNF, पूरा हम देखेंगे इसमें 3NF BCNF का कॉम्बिनेशन। तो 1NF और 2NF में किसी को कोई भी डाउट है पूछ सकता है। सर 1:45 हो चुका है सर, खाना खाना है, भूख लग रहा है। चलो ठीक है, छोड़ दूं मैं? हाँ सर।